तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बात करते हैं आवर्त विधि पादपों में लैंगिक जनन की। आवर्त विधि पादपों में लैंगिक जनन। तो जैसे आपको पता है कि जनन दो प्रकार का होता है। एक जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। और ऐसा जनन जिसमें दो जनक, या जिसको हम कह सकते हैं नर और मादा, दोनों जनक भाग लेते हैं, ऐसे जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि इसमें भी केवल एक ही जनक भाग लेता है। क्योंकि कायिक जनन में पौधे के कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है, उसको कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें भी केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, एक जनक नर, दूसरा जनक मादा होता है। लैंगिक जनन में दो मुख्य घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं? एक प्रथम जो मुख्य घटना होती है वो अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरी जो घटना होती है वो होता है निषेचन। तो कोई भी लैंगिक जनन जो होगा वो इन दो क्रियाओं के बगैर नहीं हो सकता। लैंगिक जनन में हमेशा एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और निषेचन की क्रिया अवश्य रूप से संपन्न होती है। अगर केवल अर्धसूत्री विभाजन हो और निषेचन ना हो तो भी वो लैंगिक जनन नहीं है। तो आज अपने आवर्त बीजी पादपों के अंदर किस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन हमेशा पुष्प के अंदर ही होता है। पुष्प हमेशा तने पर ही बनते हैं और ये एक प्रकार से तने का ही भाग होते हैं, या आपने कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से रूपांतरित तना या पररोह होता है। तो ये रूपांतरण किस प्रकार से होता है कि आपने देखा है कि तने में परव और परव संधियां पाई जाती है। इस जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? और ये जो पार्ट है ये कहलाता है परव संधि। ये भी एक परव संधि है। पत्तियां जो होती हैं वो हमेशा परव संधियों पर लगी रहती हैं, ये भी आपको पता है। तो इस प्रकार से पररोह का निर्माण होता है। लेकिन जब पुष्प का निर्माण होता है तो ये जो बीच में डिफरेंस है दो परव संधियों के बीच में, या जो परव की लंबाई होती है वो घट जाती है, जिससे बहुत सारी पत्तियां एक ही जगह पर लगी हुई दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो पुष्प क्या है?
रूपांतरित पररोह है, जिसमें परव संधि पास पास आ जाती है और परव की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है। सामान्यतया जो पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प पाए जाते हैं, या हम कहें कि आवर्तबीजी पादपों में जो पुष्प पाए जाते हैं उसमें कई सारे भाग होते हैं। उसके बारे में अपने एक एक करके अभी बात करेंगे। तो ये एक पादप है और इसमें इस प्रकार से एक पुष्प लगा है। तो ये मुख्य तना और ये पुष्प है। पुष्प को मुख्य तने से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं पुष्प वृंत। तो पुष्प वृंत के द्वारा तने के साथ जुड़ा रहता है और इस पुष्प वृंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, अगर अपने इसको पास से देखें तो ये भाग फूल जाता है। इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और पुष्प के सभी जो पार्ट होते हैं, सभी जो चक्र होते हैं, वो इस पुष्पासन पर लगे रहते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगर किसी पुष्प में ये चारों भाग पाए जाते हैं तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। और अगर इन चारों में से कोई भी एक पार्ट नहीं होता तो उसको अपूर्ण पुष्प कहते हैं। चारों पार्ट कौन कौन से होते हैं? 4 भाग, 4 चक्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो बाह्य दल पुंज होता है, जो कि बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और पुष्प के सबसे बाह्य चक्र का निर्माण करते हैं, अतः ये सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। इसके नीचे जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। ये दलों से मिलकर बनता है, जो कि रंगीन होते हैं, जिनको पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। तो पुष्प में जो भाग अपने को रंगीन दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? दलपुंज के कारण होता है। पुष्प का तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं पुमंग, या जिसको एंड्रोशियम भी कहते हैं। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। और पुमंग के अंदर एक या कई सारे पुंकेसर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर पाए जाते हैं। और पुष्प का जो चौथा सबसे अंदर का भाग होता है जिसको क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसमें एक या एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य पुष्प की संरचना हो गई। तो अगर आप पुष्प को इस प्रकार ऊपर से देखते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से बाह्य दल दिखाई देंगे, जिसकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग हो सकती है। उसके अंदर की साइड में इस प्रकार से क्या दिखाई देते हैं? दल दिखाई देंगे। और इसके अंदर की साइड में क्या दिखाई देंगे? आपको पुंकेसर दिखाई देंगे, जो मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। और सबसे अंदर बीच में अपने को क्या दिखाई देगा? जायांग दिखाई देगा। तो ये पुष्प के 4 भाग होते हैं या 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो बाहर के 2 पार्ट हैं, ये दोनों, ये
जनन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन अंदर के दो जननांगों की ये रक्षा करते हैं और जनन क्रिया में सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। और ये दोनों नर जननांग और मादा जननांग हैं, इसलिए जनन में भाग लेते हैं। तो इन दोनों चक्रों को क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प में 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। टोटल 4 चक्र होते हैं, जिसमें 2 सहायक चक्र होते हैं जो कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं, और 2 पुमंग और जो जायांग होते हैं वो आवश्यक चक्र कहलाते हैं। अगर ये चारों चक्र पाए जाते हैं इसी क्रम में, तो ऐसे पुष्पों को पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक चक्र नहीं पाया